नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले मचे बवाल की। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিং এ বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों पर आई मुसीबत की। सातों राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए। देखेंगे बिहार में कैसे संकट में घिरी एनडीए की सरकार। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर कैसे बीजेपी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई सी नहीं है। जानेंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को क्या मिली राहत। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता राम माधव के बयान पर राहुल गांधी का तीखा हमला। कहा, माधव ने आरएसएस और बीजेपी के असली स्वभाव को किया उजागर। माधव ने भारत के अमेरिका के आगे झुकने की कही थी बात। के कविता की नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना का ऐलान। बीआरएस से निलंबन के बाद शुरू किया गया नया सियासी सफर। बोली, 12 साल बाद भी तेलंगाना की जनता को नहीं मिला अपना हक। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान के खिलाफ एक्शन। महिला सीईओ को जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। महिला सरकारी अधिकारी को कहे थे अपशब्द। मणिपुर की राजधानी इंफाल में कोकोमी की रैली में हुआ बवाल। सीएम आवास जा रहे प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा बलों के साथ टकराव। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सीजेआई सूर्यकांत ने रिटायर्ड जजों की अहमियत पर की बात। कहा, यह राजस्थान की बावड़ी की तरह बहुमूल्य संसाधन। हम सही और गलत के मार्गदर्शन के लिए इन अनुभवी जजों की तरफ देखते हैं। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है और दूसरे चरण में भी सियासी दलों से ज्यादा सक्रियता केंद्रीय जांच एजेंसियों की दिखाई दे रही है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग अधिकारियों पर कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। इस बीच सियासी दल प्रचार में भी दम लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। टीएमसी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी दलों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने हुगली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। दरअसल अमित शाह ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कहा था कि अगर टीएमसी के गुंडे चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा, जिस पर ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता हुगली में थी तो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के भांगर और कैनिंग पूर्वा में कमान संभाले हुए थे। उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने पहले ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। वहीं अभिषेक ने उनकी चिंता को और बढ़ाते हुए ये दावा भी कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस 23 अप्रैल को ही शतक लगा चुकी है और 29 तारीख को वो दोहरा शतक लगाएगी। तो टीएमसी दावा कर रही है कि वो भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार जनता ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तक ने रोड शो किया। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रचार मैदान में एंट्री मार ली। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक सभी को निशाने पर ले लिया। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहाँ पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं। इस बीच पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता और चुनाव आयोग की कार्रवाई भी दिखाई दी। चुनाव आयोग ने 5 पुलिस अधिकारियों को पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर में तैनात थे। ऐसे में किसी क्षेत्र विशेष में उसकी ये कार्रवाई भी सवालों से घिर गई है। बहरहाल जिस तरह बंगाल में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, ऐसे में ये चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिक गई हैं। बंगाल में सियासी संग्राम चरम पर है, वहीं दिल्ली की सियासत में भी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी में हुई टूट ने अरविंद केजरीवाल को हिला दिया है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से बागी सांसदों की सदस्यता खारिज कराने की तैयारी की जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
आम आदमी पार्टी को 24 अप्रैल को बड़ा झटका लगा। देखते ही देखते पार्टी के 2/3 यानी 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, जिसे लेकर अभी तक चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। 4 सांसदों के नाम पर मुहर भी लग गई है, लेकिन बाकी 3 के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। इन 4 सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और स्वाति मालीवाल शामिल है। इन सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी गदगद हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने बागी राज्यसभा सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सांसद पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं, जो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत स्वैच्छिक रूप से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। पार्टी नेताओं ने बागी सांसदों को गद्दार करार दिया है और कहा है कि उन्होंने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने और जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। इसके अलावा पार्टी ने इस घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस बताते हुए विपक्षी दलों को कमजोर करने की भाजपा की साजिश करार दिया है। अब देखना ये होगा कि उपराष्ट्रपति आम आदमी पार्टी की शिकायत पर आखिर क्या रुख अपनाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा है और सांसदों को वापस बुलाने की भी मांग उठाई है। फिलहाल राघव चड्ढा और उनके साथ गए सांसद मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो मुश्किलें बिहार बीजेपी की भी कम होती नजर नहीं आ रही। सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, लेकिन 10 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। इसे लेकर जेडीयू का दबाव भी उन पर पड़ रहा है। पार्टी नेताओं की नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद नई सरकार की नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी है। इसी बीच सियासी सरगर्मी तब और बढ़ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने नए सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। सीएम आवास पर यह बैठक करीब 20 मिनट चली। इसे भले ही शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने काफी गहरे हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार की पूरी रूपरेखा तय हुई है। इससे पहले सुबह नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से भी खास मुलाकात की थी। चर्चा है कि नई कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाएगा। दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उज्जैन पहुंच गए हैं। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की। आपको बता दें, पिछली सरकार में सिन्हा डिप्टी सीएम थे, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री के दोनों पद जेडीयू के खाते में गए हैं। ऐसे में उनकी इस तीर्थ यात्रा को उनके राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। संभावना है कि 10 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। फिलहाल सरकार में सिर्फ सीएम सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम शामिल हैं। जल्द ही नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी, जिससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। वहीं यूपी में भी बीजेपी के सामने संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। यूपी विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और सपा चीफ अखिलेश यादव अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। उन्होंने चुनावी वादे भी शुरू कर दिए हैं, हर वर्ग की मदद का भरोसा दे रहे हैं और अब अखिलेश ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बयानबाजी के साथ चुनावी वादों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई सी नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका की डील को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, और इधर अमेरिका से डील के बाद सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर से जुड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी भारत में आ जाएंगे। अगर फीड आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे तो हमारा किसान संकट में चला जाएगा। और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा देश और प्रदेश की खुशहाली का आंकड़ा भी बदल जाएगा। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक यूपी में किसान हैं और बीजेपी सरकार ने आय दोगुनी की बात करी थी, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। आंकड़ों के मुताबिक किसानों ने बड़ी संख्या में अपनी जान ले ली। जब हमारा खेत मुस्कुराएगा
तो देश मुस्कुराएगा। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी खुशहाल होगी। आए दिन हमारे किसानों को यह सामना करना पड़ता है कि उनका भुगतान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा फैसला आज के दिन हम लोग लेना चाहते थे कि आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी और हमारा विजन होगा कि 24 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान हो जाए गन्ने का। वो इंतजाम हम लोग करने का फैसला ले रहे थे और ले रहे हैं आज। अखिलेश ने आगे कहा कि हम 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, जिससे किसान को भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्ची मिलते ही भुगतान हो जाएगा। बड़े पैमाने पर किसान कर्ज लेते हैं, ऐसे में कानून बनाकर उनका कर्ज माफ किया जाएगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में किसानों के लिए मिलने वाली सुविधाएं मौजूदा सरकार ने छीन ली। एक्सप्रेसवे पर मंडियां बनाना शुरू हो गई। कन्नौज में आलू के लिए जितनी मंडियां सपा सरकार में बनी, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। सपा प्रमुख के इन आरोपों के बाद बीजेपी सख्ते में है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन आरोपों पर सफाई में क्या कुछ कहती है। अखिलेश यादव बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी परेशानी में घिरता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही वर्तमान में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा है कि ज्ञानेश कुमार कर क्या रहे हैं, क्या ऐसे ही चुनाव कराए जाएंगे? तो क्या सवाल किए हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव से बातचीत की। इस बातचीत में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा हालात और चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर गंभीर चिंता जताई गई। चर्चा का सबसे ज्वलंत मुद्दा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाखों वोटरों के नाम हटाया जाना रहा। कपिल सिब्बल और SY कुरैशी ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करार दिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने साफ किया कि स्पेलिंग की मामूली गलतियों को आधार बनाकर वैध वोटरों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना लोकतंत्र के लिए घातक है। SY कुरैशी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, भारत बांग्लादेश मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म होने के बाद पूरा लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा जाता है। भारत के चुनाव आयोग की पूरे विश्व में विश्वसनीयता थी, जो कि अब खत्म हो रही है। सोच रहे होगे? मेरे जो दुविधा है कि मैं न सिर्फ एक सिटीजन हूँ, बल्कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में रहा हूँ और जैसे कि रेणुका जी ने कहा कि इसकी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी, देश में इसकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी इस इंस्टीट्यूशन की कि इस नंबर 1 पे थी। उस इमारत में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी। अब जब उस इमारत को मैं गिरता देख रहा हूँ तो मुझे तो आम सिटीजन से ज़्यादा तकलीफ होती है। एट द सेम टाइम मेरे लिए ऑकवर्डनेस है कि जी मैं अपने सक्सेसर को क्रिटिसाइज करूँ, वो भी भद्दा लगता है, लेकिन अगर मैं भी नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? Somebody who knows the system, who has been... वहीं रेणुका चौधरी ने चुनाव आयोग पर सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जनता को अपने अधिकारों के लिए भिखारी बना दिया गया है। वहीं योगेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए 4D फॉर्मूला यानी डेस्परेशन, डिटेरियोरेशन, डिटरमाइंड ऑपोजिशन और डेमोग्राफिक प्रॉब्लम को समझाया। उन्होंने दावा किया कि वहां लगभग 27 लाख लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जो चुनावी निष्पक्षता पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। पूरी चर्चा का सार ये रहा कि भारतीय लोकतंत्र इस वक्त एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। कपिल सिब्बल ने आखिर में जोर देकर कहा कि जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी निष्पक्षता खोने लगे तो लोकतंत्र को बचाने की आखिरी जिम्मेदारी देश की जागरूक जनता पर आ जाती है। इस बातचीत की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में है, तो सवालों में असम की बीजेपी सरकार भी है, जो विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाती। असम में चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से ही खेड़ा की गिरफ्तारी की कोशिश में असम पुलिस जुट गई। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने नेता के साथ है। खेड़ा ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। मामला असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां से जुड़े सनसनीखेज खुलासे का है। इस मामले में एक तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी, तो वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उनसे पूछताछ के आदेश दे दिए थे। वहीं अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर पवन खेड़ा के समर्थन में उतर आया है। पवन खेड़ा के बचाव में विपक्ष ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ पूरी मजबूती से एकजुट खड़ी है।
गुवाहाटी कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। हमें विश्वास है कि धमकी, डराने धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति पर न्याय की जीत होगी। कांग्रेस ने पवन खेड़ा के मामले में अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले अभी भी जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, जिसके लिए राज्य तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि असम के मुख्यमंत्री पवन खेड़ा को निशाना बनाने के लिए राज्य तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उनके पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया गया। क्या हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं? उनके हलफनामे में दुबई स्थित 2 संपत्तियों का खुलासा क्यों नहीं किया गया? क्या चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा? मुख्यमंत्री की पत्नी और यूके स्थित भुयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बीच क्या संबंध है? सवाल पूछना और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है। धमकी और ध्यान भटकाने के बजाय असम के मुख्यमंत्री को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले और हमले से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। पवन खेड़ा को पूरी कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अमेरिका जरूर अलग थलग पड़ता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह ईरान से समझौता हो जाए, लेकिन ईरान अमेरिका से सीधी बात करने को भी तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, एक समझौते का प्रस्ताव दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को फैसला लेना है कि कैसे वो ईरान जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं, लेकिन इस बार कोई शोर शराबा नहीं किया जा रहा है। इस बीच अल जजीरा की तरफ से दावा किया गया है कि बातचीत इस्लामाबाद के साथ ओमान और रूस के जरिए भी चल रही है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे थे और उन्होंने ईरान का प्रस्ताव पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसे पाकिस्तान अब अमेरिका तक पहुंचाएगा। लेकिन समझौता होना आसान भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें कम से कम 4 से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिनमें परमाणु बम निर्माण, 450 किलो संवर्धित यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज, प्रतिबंधों से राहत और प्रतिबंधों से ईरान को हुए नुकसान की भरपाई शामिल है। अभी एक दिन पहले ही अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों ही तरफ से तीखी बयानबाजी भी हो रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका से बात नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिकी प्रतिनिधि भी पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन वो ईरानी प्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद हॉर्मुज को लेकर भी चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया परेशानी में दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए हैं। ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी ने इस अहम शिपिंग मार्ग में भयानक समुद्री माइंस बिछाकर बारूद के ढेर में बदल दिया है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 5 जहाज ही हॉर्मुज होते हुए निकल पाए हैं। हॉर्मुज में बड़े टकराव के संकेत भी मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेवी को आदेश दिए हैं कि हॉर्मुज में वो ईरान के छोटे से छोटे बोट को भी डुबोए। वैसे ट्रंप ने बातचीत की उम्मीद अभी भी जताई है। कहा है कि ईरान को ऐसा प्रस्ताव भेजना चाहिए जिसे अमेरिका मंजूर कर सके। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तिनका तिनका जोड़कर बनी हुई आम आदमी पार्टी की झाड़ू फिर से तिनका तिनका हो गई है। बहुत दुखद खबर है। इससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और बिहार में सबने देखा है, बीजेपी हर पार्टी में अपने आत्मघाती दस्ते इसी तरह लगा के रखती है, जो समय आने पर ज़रूर फट जाते हैं। इस बार ये कांड आम आदमी पार्टी में हो गया। हालांकि इसकी तैयारी काफ़ी दिन पहले से हो रही थी। चाहे जो पार्टी हो, उसमें ये काम ज़रूर ही होना होता है। इसी को तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।